नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। कोरोना के खिलाफ जंग में दवाई भी और कड़ाई भी होगा 2021 का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में एम्स में रखी आधारशिला। कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। कोविड टीकाकरण अभियान के लिए देश भर में 2 जनवरी से होगा ड्राई रन। केंद्र का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तैयार रखने का निर्देश। वैक्सीन निर्माण से जुड़ी एक्सपर्ट कमेटी की कल होगी अहम बैठक। देश में रिकवरी दर 96% के पार। वित्त वर्ष 2021-22 में 10% की दर से बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जताया अनुमान। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भी विकास दर के सकारात्मक रहने की उम्मीद। देश भर में 4 मई से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया परीक्षा तारीखों का ऐलान। 1 मार्च से शुरू होगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं, 15 जुलाई तक आएंगे नतीजे। और कोविड महामारी के बीच नए साल के स्वागत की तैयारियां। सुरक्षा के तहत कई राज्यों में लगाया गया रात्रि कर्फ्यू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां 2020 स्वास्थ्य चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 स्वास्थ्य समाधान का वर्ष होगा। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ और हेल्थ ऑफ फ्यूचर दोनों में ही सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं के योगदान को भी याद किया। कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जहां 2020 में स्वास्थ्य चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 स्वास्थ्य समाधान का साल होगा। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोविड की वैक्सीन को लेकर अफवाहों से भी बचने की सलाह दी। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा,
हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। साल के आखिरी दिन हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं के योगदान को याद किया। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। आज का दिन उन सभी साथियों की सराहना का है जिन्होंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए हैं, उसी का परिणाम है कि आज हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बेहतर स्थिति में हैं और भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हेल्थ सेक्टर में जमीनी स्तर पर देश बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। देश भर में एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजकोट में आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण गुजरात में स्वास्थ्य नेटवर्क को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना से अब तक 1.5 करोड़ गरीबों का मुफ्त इलाज किया गया। सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए हैं। राजकोट में एम्स की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 6 सालों में पूरे देश में इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर बड़े पैमाने पर काम हुआ है। देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है। बीते 6 सालों में 10 नए एम्स बनाने पर काम शुरू हो चुके हैं, जिनमें से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं। साथ ही देश में 20 एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। लक्ष्य ये है कि हर राज्य तक एम्स पहुंचे और हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 6 साल में एमबीबीएस के 31,000 नई सीटें और पोस्ट ग्रेजुएट में 24,000 नई सीटें बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर के दूर दराज के इलाकों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। अभी तक इनमें से 50,000 सेंटर सेवा देना भी शुरू कर चुके हैं। इस योजना से अब तक देश के करीब 1.5 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। ऐतिहासिक योजनाएं। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। 30,000 करोड़ रुपए ये बहुत बड़ा रकम है। आप सोचिए, इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बीमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुफ्त कराया है, और वो भी अच्छी अस्पतालों में। प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दशकों में व्यापक चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए गुजरात को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयुर्विज्ञान संस्थान राज्य में स्वास्थ्य नेटवर्क को और मजबूत करेगा। इस परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,195 करोड़ रुपए है। 2022 के मध्य तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। राजकोट एम्स में 750 बिस्तर की व्यवस्था होगी और मरीजों के लिए अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, अस्पताल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी होगा। छात्रों के लिए राजकोट एम्स में एमबीबीएस की 125 सीटें और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर 1 जनवरी को एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होने जा रही है और इसमें कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी जा सकती है। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि
SCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। इसमें फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल पर चर्चा हुई। इस दौरान फाइजर की तरफ से और समय के लिए अनुरोध किया गया, वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त डेटा और सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमनी ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए अप्रूवल प्रक्रिया को तेज किया गया है। हालांकि डेटा सुरक्षा और प्रभावकारिता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। कमेटी ने फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के नतीजों का विश्लेषण किया है और जल्द ही वैक्सीन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी 2021 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तैयारी के लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें राज्य सरकारों को टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में अभ्यास किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण अभ्यास किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्राई रन के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही लाभार्थियों का डेटा कोविन पर अपलोड करना होगा। ये लाभार्थी ड्राई रन के लिए सत्र स्थल पर भी उपलब्ध होंगे। देश में अब तक SARS-CoV-2 के 25 मरीज मिल चुके हैं। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित एक मरीज दिल्ली में मिला। वहीं 4 नए मामलों का पता पुणे स्थित NIV में लगाया गया। तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के बदले हुए रूप SARS-CoV-2 से संक्रमित सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन मरीजों के साथ आए यात्रियों और संपर्क में आए परिवारों और अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को निगरानी, रोकथाम, जांच और नमूनों को INSSCOG प्रयोगशाला भेजने के लिए नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक 25 नवंबर से 23 दिसंबर की मध्य रात्रि तक देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर 33,000 लोग ब्रिटेन से आए। इन सभी यात्रियों की निगरानी की जा रही है। कोरोना से जंग में भारत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने वालों की दर 96% को पार कर गई है। ये दुनिया भर में किसी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। ठीक हुए कुल मामले सक्रिय मामलों की तुलना में 96 लाख से अधिक हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,57,000 रह गई है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सक्रिय मामलों और ठीक होने वाले मरीजों के बीच का अंतर 96 लाख हो गया है। बुधवार को कुल 21,822 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 26,139 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,97,656 रह गई है, जबकि कोरोना के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.51% हो गई है। वहीं कोविड को हराकर ठीक हुए मरीजों की संख्या 98,60,000 को पार कर गई है। रिकवरी दर बढ़कर 96.04% तक पहुंच गया है, जो कि दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे बेहतर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 299 रह गई है। कोविड की वजह से अब तक 1,48,738 रोगियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 17 करोड़ 20 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,27,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। और कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी और प्रायोगिक परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज परीक्षा की तारीखों की घोषणा की है। बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे
कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और CBSE ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। CBSE बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नज़र रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और बिना किसी संकोच के आप अपनी परीक्षा को देंगे। सरकार ने सभी EPF धारक कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EPF पर ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में जमा किए गए EPF पर अब 8.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सभी EPF धारकों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि EPF पर ब्याज बढ़ाने को लेकर मार्च 2020 में वादा किया गया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इसमें 8.15 हिस्सा तो डेब्ट से आना था और शेष 0.35 इक्विटी से कैपिटल गेन के माध्यम से आना था। और उस परिस्थिति के संदर्भ में काफ़ी विचार विमर्श और वित्त मंत्रालय के साथ निरंतर परामर्श के बाद जो हमारा प्रस्ताव था हमने उसको अनुमोदित कराने का काम करा। और ये बात अलग है कि रियलाइजेशन करवाए जाने की कट ऑफ डेट जो 31 मार्च 2020 थी उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि निर्धारित समय सीमा में EPFO द्वारा सभी जरूरी कैपिटल गेंस को समय पर बुक किया गया और जिसकी वजह से मार्च 20 में घोषित किए गए निर्णय पर आज हम खरा उतर रहे हैं। आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रोविडेंट फंड की राशि पर 8.5% की दर से ब्याज प्रदान किए जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौर में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है और अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के 10% की दर से आगे बढ़ने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 10% की दर से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगले साल के आखिर तक देश की अर्थव्यवस्था प्री कोविड स्थिति में पहुंच जाएगी। राजीव कुमार ने ये उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में विकास दर सकारात्मक रहेगी। जिस तरह की हमारी रिकवरी हुई है 3rd क्वार्टर में और 2nd क्वार्टर में भी, उससे आपने देखा होगा कि सारी एजेंसीज ने अपने जो पहले के अनुमान थे वो बेहतर बदले हैं और उनको बेहतर किया है। और मुझे 21-22 में जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की गति कम से कम 10% होगी रियल टर्म्स में। और उसके चलते मुझे लगता है कि 21-22 का साल समाप्त होते तक हम लोग ज़रूर प्री कोविड के स्तर पे पहुंच जाएंगे। और फिर जो इन दिनों में, इन कोविड के दिनों में जितने सुधार हम सरकार ने किए हैं, जितने रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बिना पर, उसके बेसिस पर हम उसके बाद और तेज़ी से अपनी आर्थिक गति को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा यही मानना है। और दुनिया के कई देशों में नए साल ने नई उम्मीदों के साथ दस्तक दे दी है। साल 2020 में दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया। अब नए साल से नई उम्मीदें हैं। आशा है कि 2021 में सब कुछ बेहतर होगा, सामान्य होगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 4:30 बजे न्यू ईयर का जश्न शुरू हुआ। वहां पे जमकर आतिशबाजी हुई। स्काई टावर पर करीब 5 मिनट तक आतिशबाजी हुई।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सेकंड्स की सुइयों के साथ लोगों ने जश्न के साथ नए साल का आगाज किया। भारत में नए साल को देखते हुए काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है। नए साल से ठीक पहले कोरोना का नया स्ट्रेन भारत में आया है। ऐसे में कई राज्यों ने अपने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नई दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ पर पूर्ण या आंशिक रूप से नाइट कर्फ्यू लगाया है। और देश भर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने के बाद से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। इन जगहों पर नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार से नए साल में कई क्षेत्रों में नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कि साल 2021 में किस एक क्षेत्र में क्या नियम लागू होने वाला है। नए साल में अब आप 5,000 रुपए तक का कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट कर पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दिसंबर में हुई बैठक में फैसले के बाद से ग्राहक अब 2,000 रुपए के बजाय 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकेंगे। नए साल से चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस नए नियम के तहत चेक से 50,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल्स को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। हालांकि ये अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कोई भी जब चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक की पूरी डिटेल देनी होगी। इसके अलावा जीएसटी कानून के तहत 1 जनवरी 2021 से बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा। तो नए साल के नए नियम सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जनवरी से केवल 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। फिलहाल इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। और वहीं नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग की अनिवार्यता की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब लोग 15 फरवरी 2021 तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा सकेंगे। पहले ये डेडलाइन 1 जनवरी 2021 को खत्म हो रही थी। और नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष के अवसर पर देश व विदेश में बसे सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। कोविड-19 से उत्पन्न संकट का ये समय हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। ये उन सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का समय है जो अनेकता में एकता के हमारे जीवन दर्शन को मजबूत करता है। नववर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर आइए हम सब मिलकर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता की भावना से एक ऐसा समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम करें जहां पे शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। मेरी कामना है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें और नई ऊर्जा के साथ देश की प्रगति में अपने साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। और फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक बार फिर से चलते चलते आपसे अपील कि पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।